हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ये लेक्चर वर्क का पार्ट 2 है। जिन्होंने भी वर्क का पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखा था वो आज इस लेक्चर में यूज़ में आने वाला है। उस लेक्चर में हमने पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन और बहुत सारे जो पीवाईक्यूज हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने देखा था। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए। चलिए आज लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और पहला कॉन्सेप्ट जो आज का आता है वो है एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी जैसे हमने वर्क को क्या कहा था, वर्क को हमने कहा था एनर्जी ट्रांसफर। इसका मतलब आपके पास एनर्जी रहेगा, आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करोगे तब जाके वर्क आउटपुट आपको कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब तक इसके पास एनर्जी है ये दौड़ रहा है, एक समय आया एग्जॉस्ट हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, अब ये रुक गए, मतलब वर्क नहीं हो पाया। तो एनर्जी जो है वो किस लिए है, एनर्जी रहने से ही आप वर्क कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बच्चा है इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है, जब तक इसके पास एनर्जी था ये खींच सकेगा, है ना। जैसे ही इसका बैटरी डाउन हुआ, मतलब एनर्जी इसकी कम हो गई या खत्म हो गई, अब ये एनर्जी कुछ इसमें ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और चूंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो आपको कोई भी वर्क या आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम मेरे ख्याल से पांचवी छठवीं क्लास फिफ्थ या सिक्स्थ से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, इज एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है ना। अब एनर्जी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट कि एनर्जी का यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एनर्जी की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है दोस्तों एनर्जी का जूल, है ना। ये होता है जूल, रिप्रेजेंट करते हैं वन कैपिटल जे से। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता है वन अर्ग, ई आर जी। इन दोनों यूनिट्स के बीच का रिलेशन भी होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। और आगे यूनिट्स देखेंगे तो एक होता है कमर्शियल यूनिट एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट, जिसे व्यापारिक या वाणिज्यिक इकाई ऐसा कहते हैं। कमर्शियल यूनिट होता है जिसे 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। घर में जो मीटर आपके लगा रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली जो मीटर लगी रहती है, वो 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे आपकी मंथली कंजम्पशन आते हैं। तो जो 1 यूनिट और 2 यूनिट कह रहा है वो एक्चुअली 1 यूनिट जो है वो यही कमर्शियल यूनिट है। तो 1 यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर, ये इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक और यूनिट होता है जिसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट करते हैं 1 eV से, और इसका वैल्यू होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक, एक यूनिट और है आपके पास जो कि थर्मोडायनेमिक्स हीट वाले सेक्शन में यूज होता है, जिसे कहते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम एनर्जी के, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज mL2T-2, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ये मैंने लेक्चर 1 और 2 में कवर किया हुआ है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप वहां पर जाके भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड ओवर। सेकंड कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देखिए बहुत सारे रूप हैं ऊर्जा के, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब दौड़ना भागना, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, स्प्रिंग एनर्जी, है ना, वो तीर कमान चलाया। तो ये जितने भी हमको फिजिकल वर्क दे रहे हैं, मैकेनिकल वर्क दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फिर होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है घर में जितने भी डिवाइसेस सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही है, वैद्युत ऊर्जा जिसे कहते हैं। फिर एक है हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, एग्जाम्पल, और ये साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सोलर एनर्जी। ठीक है, जो सनलाइट से, रेडिएशन से जो हमको एनर्जी मिल रहा है। तो ये दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स। हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए उसमें स्विच करते हैं।
मैकेनिकल एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स, दो टाइप्स के होते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी जिसे हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। वन बाय वन इसे आराम से समझेंगे हम। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट, अब काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से समझते हैं, है ना। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास स्पीड है और उस स्पीड के कारण जो एनर्जी है उसके पास, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको ऐसे समझिएगा, सपोज करिए आपके पास एक राइफल है, AK-47 है, और उसमें लगी हुई है बुलेट्स, गोलियां हैं उसमें। आपने उसके एक बुलेट को निकाला और दीवार पर फेंक दिया, तो क्या वो दीवार को छेद कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस, आपने उस बुलेट को उस गन के अंदर डाला और अब ट्रिगर प्रेस किया, अब क्या होगा? अब जो बुलेट निकलेगी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, वो दीवार को छेद करते हुए आगे बढ़ जाएगी। मतलब उसका स्पीड बढ़ा तो वो ज्यादा वर्क कर पाया, है ना, और ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर पाया दीवार में। अल्टीमेटली बात क्या हो रही है? अगर उसके पास स्पीड ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा होने के कारण जो एनर्जी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा क्या है? गति के कारण जिस ऊर्जा की उत्पत्ति है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अ गर्ल इज वॉकिंग, तो चूंकि वॉक है तो स्पीड है, तो उसके पास एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। अ बॉय इज फॉलिंग, गिर रहा है, स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तो जितना ज्यादा जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड, उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी, और इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by body by virtue of its motion और स्पीड। गति के कारण जो ऊर्जा है किसी वस्तु के पास, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर और जो बॉल थ्रो कर रहा है, बॉल स्पीड में है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। मीटियोर्स हैं जो स्पेस में रहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो या बोलते स्पीड में है, दैट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू, है ना, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो K इज इक्वल टू दैट इज हाफ mv स्क्वायर। जहां पर m की बात करें तो m है दिस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो v है दिस इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मास की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, द्रव्यमान। स्पीड की बात करें दोस्तों तो ये भी हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव, द्रव्यमान। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या समझ में आ रहा है हमको? तो ये समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसा रहेगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि दो क्वांटिटीज आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, है ना। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? तो जो जो यूनिट एनर्जी का था ना, वो सारे यूनिट्स इसके हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है ये भी, है ना। फिर भी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होता है? जूल, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी वही होगा जो एनर्जी का होता है, दैट इज mL2T-2। विमीय सूत्र, है ना। विमीय सूत्र क्या है मैंने बताया ना, लेक्चर 1 में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं। तो दीज आर द कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से आपको ये चीजें देखनी है। आगे और भी है ये। नाउ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, है ना। आगे और इसमें डिटेल हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी में कि उसका वर्क के साथ क्या रिलेशन है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, लीनियर मोमेंटम की बात करें पहले, तो लीनियर मोमेंटम जो है ना, ये है, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ये जो आप लीनियर मोमेंटम देख रहे हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू m इंटू वी, है ना। जहां पर P जो है वो है लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर एरो क्यों लगाया गया है? वो इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, जब कभी भी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एरो लगाया जाता है ना। ये वेक्टर और स्केलर को भी अच्छे से समझाया हुआ है मैंने वर्क के पार्ट 1 में, ठीक है, तो विजिट कर ले वहां। तो यहाँ पर देखिए P तो हो गया लीनियर मोमेंटम, m फिर से वही चीज है, m क्या है? मास,
है ना, और v जो है v है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन कॉन्सेप्ट्स लेते चले, कोई भी चीज को केवल रटना नहीं है, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चंस अच्छे आने लगे। तो फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, है ना, ऐसा मोशन जो केवल एक डायरेक्शन में ही है, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन केवल एक डायरेक्शन में, अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट की तरफ ही जा रहा है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर हो जाते है ना। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क केवल और केवल किसका है, डायरेक्शन। अगर स्पीड में डायरेक्शन लगा दें तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। मतलब चाल में दिशा को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है वेग, ठीक है। लेकिन यहां पर कैसे मोशन की बात हो रही है, यूनिडायरेक्शन, मतलब एक दिशा में, एक डायरेक्शन में कोई मोशन है, तो उस केस में हम वेलोसिटी और स्पीड को क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। तो ऐसे केस में जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला हो जाता है m इंटू वी, जहां पर v को आप स्पीड भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज समझिएगा, ये जो लीनियर मोमेंटम है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रेखीय संवेग, है ना। रेखीय संवेग या केवल संवेग भी कह सकते हैं, है ना। केवल संवेग कहा है तो वो रेखीय संवेग ही है। जैसे इंग्लिश में केवल मोमेंटम बोल रहा है तो लीनियर मोमेंटम की ही बात कर रहा है। तो यहां पर मेरा बताने का पर्पस ये था कि क्वेश्चंस में, कई कई क्वेश्चंस में आपको स्पीड दिया रहता है और आपको कहेगा कि मोमेंटम निकाले। अब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो आप खोजते रहेंगे किसको, वेलोसिटी को, और वहां पर दिया है स्पीड। तो मैंने बताया जहां पर स्पीड दिया है वहां पर आप फॉर्मूले में वेलोसिटी की जगह क्या रख देंगे, स्पीड रख देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, है ना। रिलेशन देखिए, के की बात करें तो के था 1/2 एम वी स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे अगर एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और इस तरफ क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/2 और ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर। एम वी की जगह आप क्या रख सकते हैं बताइए, एम वी की जगह रख सकते हैं टी, तो ये आ जाएगा t²/2m। देखिए यहां से रेफरेंस लिया है मैंने, तो ये आ गया 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट, तो k इज इक्वल टू दिस इज t²/2m। तो ये पहला रिलेशन निकल करके तैयार, और यहीं से दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू या p² इज इक्वल टू 2mk, और आप क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू √2mk। तो जब जो निकालने को कह रहा है आपको तब आप उसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी न्यूमेरिकल में आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं दी, क्योंकि मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको स्पीड नहीं दी है लेकिन वहां पर मास और काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लें। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, फिजिक्स में बहुत सरल है जानना, कि जितने फॉर्मूले हैं उनको लिखिए और फिर देखिए उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। अगर मास और स्पीड दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए मोमेंटम निकालने के। अगर स्पीड ना दे करके मास और काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, दोनों हेल्पफुल है। तो ये रिलेशन हो गया, और मोमेंटम और मास दिया तो डायरेक्ट यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बस और, मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट आएगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट जो आएगा, एसआई यूनिट, तो ये होगा दोस्तों, एम का होता है केजी, स्पीड का होगा मीटर पर सेकंड, तो दिस इज एक्चुअली केजी मीटर पर सेकंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, तो देखिए केजी के लिए क्या लिखेंगे, अच्छा केजी में पावर कितना है 1, तो यहाँ आएगा m टू द पावर 1। मीटर कितने बार है, एक बार, तो पावर 1, और t में पावर कितने है -1, तो ये हुआ m1 L1 t टू द पावर -1। या चाहे तो ये 1 को हटा देंगे तो और ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज m L t -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Question: A car of mass 1.5 ton is moving with speed 72 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको पहले समझते हैं। पहला डाटा जो इंपॉर्टेंट है 1.5 टन, दूसरा डाटा जो है इंपॉर्टेंट 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज ½ m
वी स्क्वायर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हियर मास जो दिया हुआ है दैट इज 1.5 टन। अच्छा देखिए, एक टन में 1000 किलोग्राम, तो 1.5 टन में क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 1000 दैट इज 1500 किलोग्राम। कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर चीज को एसआई सिस्टम में लाना है पहले, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्पीड का यूनिट कितना दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको स्पीड को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड। डिपेंड करता है ऑप्शन किसमें दिए। अगर सपोज करिए काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं यहाँ पर और ऑप्शन दिया है आपको जूल में, तो जूल क्या हो गया, एसआई यूनिट हुआ ना। इसका मतलब जितने क्वांटिटीज यहाँ पर आप यूज करेंगे उन सबको पहले आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करिए और उसके बाद फिर आप काइनेटिक एनर्जी निकालें। अगर ऑप्शंस आपको अर्ग में दिया रहता है ईआरजी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको पहला स्लाइड पे, तो अर्ग में दिया मतलब वो सीजीएस सिस्टम हो गया एनर्जी का। तो आप जितने क्वांटिटीज भी यहाँ दिए हुए हैं उन सबको पहले आप सीजीएस सिस्टम में करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको आप करते सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये सारी चीजें सीजीएस सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, लेक्चर 1 में लिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मास हो गया 1500 केजी। स्पीड की बात करें दोस्तों वी की, तो वी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखिए किलोमीटर पर आवर है ना, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू नीचे आएगा 3600 सेकंड्स। कैंसिल होके 5/18 मिलेगा, तो 18 1 जा 18 4 जा, और यहां से भी निकल करके आ जाएगा दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। तो दो क्वांटिटीज हमको मिल गए, एक एम मिल गया और दूसरा मिल गया क्या बोलना चाहिए स्पीड वी। अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बस फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एम की जगह 1500 और v जो है दैट इज एक्चुअली 20 स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर। तो यहां से k जो है दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1500 इंटू 20 इंटू 20। 2 1 जा 2 10 जा, देखिए 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और इसके बाद 1 2 3 4 जीरो और आएंगे, तो 10 टू द पावर 4 दिस इज के। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, ठीक है। 30 को 3 लिखा तो यहाँ पर एक पावर और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये रिलेशन निकल करके आ गया। अब आपको पूछ रहे हैं लीनियर मोमेंटम भी तो निकालना है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा फॉर्मूला। दो फॉर्मूला हमने देखा था लीनियर मोमेंटम का, एक देखा था एम इंटू वी और दूसरा √2m के। तो यहाँ m इंटू वी यूज कर सकते हैं, m की जगह रखिए 1500 और v की जगह स्पीड कितना आया हमारा दैट इज 20, ये आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 15 टू 30 इंटू 10 टू द पावर 3। सो p इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 kg मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर डियर फ्रेंड्स, है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये आया 3 इंटू 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे आप क्वेश्चन का स्लाइड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, एक बार में। और हिंदी वालों के लिए मैं क्वेश्चन जब जब जरूरत पड़ेगा उसको हिंदी में भी कहते चलूंगा, तो आप वहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2000 जूल, पहला डाटा काम को, स्पीड दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो एक वस्तु है जिसकी गतिज ऊर्जा दे दी है 2000 जूल और गति दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड। उस वस्तु का द्रव्यमान और संवेग निकालना है। We have to find the mass and momentum of the object. So kinetic energy is given, that is 2000 joule, है ना, और स्पीड भी दे दिया है, that is स्पीड को v लिया 20 मीटर पर सेकंड। मास निकालना है, मोमेंटम निकालना। तो दोस्तों पहले मास निकाल लीजिए, सिंस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से आप m को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2k/v स्क्वायर। अब देखिए k की जगह रखिए तो 2 इंटू k कितना दिया हुआ है 2000, तो इसके जगह रख दीजिए 2000
नीचे क्या आएगा, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड है 20 तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, 0 0 कैंसल, ठीक है, एक 2 इससे कैंसल, और फाइनली ये क्या मिल जाएगा, दिस इज 20, और निकाल रहे थे मास, तो ये आ जाएगा 20 kg। अब निकालना है आपको मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए क्या करिए, मास ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, है ना, तो m इंटू वी होता है, तो मास निकाल चुके हैं, तो m आ जाएगा जो निकाला अभी 20, और जो स्पीड है दैट इज अगेन 20, तो 20 400 kg मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, जो चीजें हमको पता है वहीं से आपको करते चलो, है ना। क्वेश्चन खुद बताता है दोस्तों फिजिक्स में कि करना क्या है। सबसे पहले जो क्वांटिटी निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर m निकालना था, दिया था k और b। अब देखिए यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज आई हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, है ना, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, वो देखिए 3 क्वांटिटीज है इस फॉर्मूले में, k, m और v। जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इन तीनों में से किसी एक को ही गायब करेगा। ये क्वेश्चन पूछने वाले की मजबूरी है, उसको 2 देना ही पड़ेगा, तब जाके आप इस फॉर्मूले से यूज करके तीसरा निकाल पाओ। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस अपॉस्ट्रोफी को हटाइए, इफ इट्स मास एंड काइनेटिक एनर्जी आर 10 kg एंड 2 किलोजूल रिस्पेक्टिवली। संवेग निकालना है वस्तु का, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम 10 kg, और गतिज ऊर्जा दी हुई है 2 किलो, ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, मास इज इक्वल टू 10 kg और काइनेटिक एनर्जी दैट इज 2 किलो जूल। ये जो k है उसको बोलते हैं किलो, किलो मतलब होता है 2 इंटू 10⁻³ तो किलो की जगह पर क्या आता है, 10⁻³ आता है। तो फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम निकालना है दोस्तों। देखो यहाँ पर मोमेंटम निकालने के लिए हमको 2 फॉर्मूले थे, एक होता था मास और दूसरा होता है स्पीड। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीड दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मोमेंटम का एक और फॉर्मूला हम पढ़ते थे, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्या पढ़ते थे, P इज इक्वल टू √2m_k। अब देखिए 2 जो m दिया हुआ है 10 kg और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 2 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 2 है, स्क्वायर रूट है तो एक 2 बाहर निकलेगा, ये 10⁻1 और 10⁻³ मिलकर बनेगा 10⁻4, उसका रूट है तो वो क्या आ जाएगा 10⁻2, और निकाल रहे हैं मोमेंटम, तो दिस इज kg मीटर पर सेकंड। आप इसे चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 200 kg मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर डियर फ्रेंड्स, ये चीजें पूछी थी आपको, मोमेंटम निकाल लिया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी देखा था कि स्पीड में होने के कारण ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का, या है ना, हम उसका पोजीशन चेंज करें या उसके शेप और साइज में चेंज लाएं, तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जैसे ही कंडीशन कुछ बनता है ऐसा, तो एनर्जी को वो रिलीज करता है। मैंने क्या कहा, जब किसी भी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन आए या उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन आने पर वो ऊर्जा को संचित कर लेती है, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब एग्जाम्पल्स के इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए कि इसने क्या किया, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इसने एक धनुष जैसा कुछ सेटअप है, आप देख रहे हैं ना, वो एरोबो का सेटअप है, धनुष तीर कमान। तो ये इसने पहले देखिए, ये यहाँ पर तीर है एरो, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग कैसा है, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थता इसमें है कि अगर ये खींचेंगे इसको तो खींचा चला जाए। तो जब ये इसको खींच रहा है, स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहा है, तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि कुछ एनर्जी रहेगा तभी खींच पाएगा, ताकत लगता है ना। अब जब ये इसको खींच रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इस स्ट्रिंग में, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती जा रही है, इलास्टिसिटी के कारण बढ़ते जा रही है। अब दोस्तों बहुत स्पेशल फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है। अब चूंकि देखिए स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है, मतलब वर्क हुआ, और वर्क को हमने क्या कहा था, एनर्जी ट्रांसफर। समझ लीजिए इस व्यक्ति का नाम मैंने क्या रख दिया, राजू।
तो राजू ने क्या किया, स्ट्रिंग को खींचा, तो उसके पास जो एनर्जी थी उसने ट्रांसफर कर दिया स्ट्रिंग में, और यही एनर्जी उस स्ट्रिंग में जाकर के स्टोर हो गई, और इसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी, है ना। जो राजू ने ऊर्जा स्थानांतरित किया उस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, वो ऊर्जा संचित हो गई उस स्ट्रिंग में जाकर के, और इसी संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, अब मैं ये पूछता हूं आपसे कि क्या प्रूफ है कि इसके पास एनर्जी, जो इसने एनर्जी दिया वो इसमें स्टोर हो गई है? भाई कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कह दी। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जैसे ही ये स्ट्रिंग को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, तो जो एरो है, जो तीर है, और वो स्ट्रिंग है, वो झटके से किस में आएगी, मोशन में आएगी, यानी स्पीड में आएगी। अब स्पीड में आ गई मतलब अब कौन सी एनर्जी आ गई उसके पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो भाई पहले से कुछ तो एनर्जी रही होगी ना, तभी वो स्पीड में आई। तो इसका मतलब जब वो वर्क कर रहा था, यही वर्क उस स्ट्रिंग में स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में, और जैसे ही उसने उस स्ट्रिंग को छोड़ा, तो जो तीर है उस एनर्जी के कारण किस में आई, स्पीड में आई। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिकल है, सब एप्लीकेशन है इस पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। डेली लाइफ में गाड़ियों में शॉकअप लगे रहते हैं, एक्चुअल में वो है शॉक एब्सॉर्बर, है ना। जब कभी भी गाड़ी में झटका लगता है, तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या करता है, वो जो झटका के कारण जो एनर्जी आया उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करता है। और वो जब वो, है ना, तो रिलीज कब करता है, जब वो अपने ओरिजिनल लेंथ में आता है। तो इसी प्रकार से स्प्रिंग में ऑसिलेशन होते रहते हैं, है ना। एनर्जी एब्सॉर्ब किया, कंप्रेस हुआ, फिर रिलीज करने के टाइम अपने ओरिजिनल लेंथ में आएगा। तो गाड़ी आपकी थोड़ी सी उस तरीके से होते हुए चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक बार अगर गड्ढा आ जाता है तो यहां पर स्प्रिंग जो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है और फिर रिलीज कर रहा है, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहां पर ये इलास्टिसिटी के कारण आ रहा था, तो यहां पर इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर देखिए बच्चा साइकिल को ऊपर ले जा रहा है, तो जब साइकिल को ऊपर ले जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको अप्लाई कर रहा है, साइकिल को पैडल में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है और वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते जा रहा है, और ये जो वर्क कर रहा है, या ये जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, जिससे कि साइकिल ऊंचाई पर जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है ना, ये इस सिस्टम में, मतलब इस बच्चे में और साइकिल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। मतलब ये बच्चा जो भी वर्क कर रहा है ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वेस्ट नहीं जा रहा है सर, ये उस सिस्टम में स्टोर हो जा रहा है। और जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के अब वो थोड़ा सा भी आगे जाएगा, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके कारण वो अब अपने आप नीचे आएगा। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या किया, यूज किया ना, पहले खींच लिया और जब चाहा छोड़ दिया, जब जिस डायरेक्शन में चाहा। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन। और सबसे जबरदस्त एग्जांपल है डैम का, है ना। देखिए क्या होता है कि ये डैम है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब पानी ऑलरेडी किस में है, हाइट में। अगर हम नीचे से पानी ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, पावर लगेगा, और फिर उसको फिर नीचे लाके पावर जनरेट करने का क्या मतलब। तो डैम में क्या करते हैं कि रेनी सीजन पानी गिर रहा है, तो पानी अपने आप कहाँ तक है, ऊपर जब चढ़ जाएगा, मतलब ग्राउंड से बहुत ऊंचाई पर है, तो उस पानी के पास अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो इस साइकिल के पास है और जिस पानी के पास है, ये किस फोर्स के कारण नीचे आ रही है, ग्रेविटेशन के कारण। तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब ये पानी ऑलरेडी हाइट में है, ग्राउंड से ऊपर है, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब कैसे प्रूफ क्या है इसके पास एनर्जी। जैसे ही आप ये गेट खोलेंगे, डैम का गेट खोलेंगे, इसके पास एनर्जी तो था ही। जैसे ही गेट खोलेंगे पानी बिल्कुल मोशन में आ जाएगा, है ना। और इतना स्पीड में आएगा, उस स्पीड से टरबाइन में हिट करता है, टरबाइन का ब्लेड घूमता है, और टरबाइन से कपल रहता है जनरेटर। तो इसके टरबाइन के घूमने से जनरेटर का आर्मेचर घूमता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो देखिए कितना बेहतरीन यूज है पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पानी में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, वो फिर पानी के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली वो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक जबरदस्त एग्जांपल है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, ऊर्जा के रूपांतरण का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्रेविटी और एंड वेट। देखिए जो
जब देखिए ग्रेविटी किसे कहते हैं, अर्थ अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, है ना, या अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो प्लैनेट्स हो जाए, चाहे वो मून है, चाहे अर्थ पर, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए सेब है ना, पेड़ है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगता है ना अर्थ और उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थ जिस भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींच रहा है उसे क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी कह रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है ना। अगर यहाँ पर आप किसी को ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो अर्थ जिसे भी सेंटर की तरफ खींचेगा, ये इसे सेंटर की तरफ खींच रहा है। यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो आप उस अर्थ उसको उस मतलब सेंटर की तरफ खींचेगा। तो अर्थ जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर आप उसके आसपास रखते हो, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, उन सभी को अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना। और किस फोर्स के कारण खींच पा रहा है, तो हम कहते हैं वो जो ग्रेविटी के कारण खींच पा रहा है ना, उस फोर्स को क्या बोला गया है, ग्रेविटी। सैटेलाइट्स आसपास घूम रही है, चाहे तो अगर ग्रेविटी नहीं होता तो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ नहीं बनाता, वो सीधा निकल जाता। मून अर्थ का जो रिवॉल्यूशन कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, क्योंकि अर्थ मून को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और ये किस फोर्स के कारण है, ग्रेविटी के कारण। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो मून जो है वो अर्थ को जो रिवॉल्यूशन कर रहा है वो नहीं कर पाता और वो वहां से सीधा निकल जाता। यहां से पेड़ से फल नीचे इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि अर्थ उस फल को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ फल को ही नहीं पेड़ को भी खींच रहा है। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है, ग्रेविटी के कारण हो रही है। अब इसमें समझने वाली एक बात यह है कि जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड बनाया, दिस इज ग्राउंड, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अर्थ इसको क्या करेगा, मैंने कहा ना अपनी तरफ खींचेगा। तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज वेट। उसको हम क्या कहते हैं, ये जो है दिस इज W। अब ये W क्या है देखिएगा, दिस इज एक्चुअली W इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेट को डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों, तो वेट को डिफाइन करते हैं द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट्स, अर्थ attracts any object towards its center, towards its center, है ना। मतलब वो बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींच रहा है वो क्या कहलाता है, उसका भार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर the force with which the earth attracts any object towards its center is known as weight। तो वेट हमेशा किस तरफ लगता है, वेट हमेशा किस तरफ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना दिए जो इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इसमें वेट किधर लगेगा, ये है ग्राउंड, ये क्या है आपका, दिस इज एक्चुअली ग्राउंड। मैंने क्या कहा, वेट हमेशा कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कैसा लगेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है ना, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पर वेट कैसे लग जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ये ऐसा नीचे, तो ये होगा mg, है ना। तो व्हाट इज वेट, अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है वो वेट है, उसका फॉर्मूला क्या है, mg, और वो हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, हमेशा किधर लगता है दोस्तों, वो नीचे की तरफ लगता है। समझने वाली बात यहां पर ये है कि वर्ग को हम वेट को हमने कहा mg। अब यहां पर g क्या है, तो यहां पर g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण आता है किसी ऑब्जेक्ट में नीचे गिरने के समय में, उसे कहते हैं जी। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, अर्थ के पास सरफेस के पास इसकी वैल्यू लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको इसकी वैल्यू 10 दे दी रहती है, तो आप उस समय 10 दे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है,
नेक्स्ट, यहां पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो समझने वाली बात ये है, जैसे मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, अब छोड़ दूंगा, हाथ हटा दूंगा, तो क्या होगा, झटके से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आएगा। तो क्या हुआ, जब मैं कंप्रेस कर रहा था तो मैंने अपनी एनर्जी स्प्रिंग में ट्रांसफर कर दी और वो स्प्रिंग में जाकर के स्टोर हो गई। अब एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने इस रिमोट को क्या किया, ऊपर ले रहा है ना, उसके ऊपर ले जाते जा, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, बट मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऊपर। तो ग्रेविटी के ऑपोजिट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हूं। तो जो भी मैं वर्क कर रहा हूं वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जा रहा है एनर्जी के फॉर्म में। फिर से प्रूफ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे आ जा रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी थी। सॉरी, और यही जो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर जो GPE लिखा है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है ये। सपोज करिए कि यहां पर देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। ऑब्जेक्ट का मास लिया m, तो जाहिर सी बात है अर्थ नीचे खींचेगा तो क्या लगेगा, वेट। अभी बताया उसका फॉर्मूला क्या होगा, mg। हर ऑब्जेक्ट का जो वेट हम भी जो मेजर करते हैं दोस्तों, जो आता है ना, वो वेट है। वो एक्चुअल वेइंग मशीन में हम खड़े होकर के मेजर करते हैं ना, तो वेट है। वो क्या बता रहा है, भले उसमें किलोग्राम में आ रहा है बट एक्चुअल वो न्यूटन रहता है। तो वो क्या बता रहा है, जिस फोर्स से हमको खींच रहे। यही वेइंग मशीन अगर आप स्पेस पर लेकर के चले जाएंगे तो आपका वेट वो 0 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि वहां पर कोई चीज आपको खींचती नहीं है अपनी तरफ। यहाँ पर अर्थ खींच रहा है, इसलिए उसमें मेजरमेंट आ रहा है। उस वेइंग मशीन को लेकर के आप छत से कूद जाएंगे और जब आप हवे में हैं तब अगर वेइंग स्केल देखेंगे तब भी आपका वेट कितना बताएगा, 0 बताएगा। ठीक है, वो क्या है, वो क्यों बताता है उसको बाद में डिस्कशन में लेंगे, बट अभी वेट आप समझ गए क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हर ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ के पास है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है, तो ये लग गया वेट। और ये जो वेट का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, इसका मतलब हमेशा वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहेगा और नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ ही रहेगा। हमेशा जो जमीन है, मैदान है, उसके लंबवत रहेगा और जमीन के ओर ही रहेगा। तो ये ग्राउंड है हमारा, उसके परपेंडिकुलर हो गया और उसके तरफ ही हुआ, ये वेट हुआ। अब समझिएगा लिफ्टिंग फोर्स किसे कहते हैं, इसे समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरू में ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब आपको उसको लिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है। तो क्या करेंगे, शुरू में सपोज करिए अगर ये 100 न्यूटन है तो आप इसमें थोड़ा सा ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे। मतलब अगर आपने 100.5 100.6 न्यूटन फोर्स भी लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, मतलब अब ये ऊपर की ओर चलने लगे। बट एक बार अगर वो मोशन में आ गया, अब क्या हो गया, गति में तो आ गया। अब आप जो फोर्स लगाएंगे वो एग्जैक्ट किसके बराबर लगाएंगे, mg के बराबर ही लगाएंगे, ताकि नेट फोर्स इसमें 0 हो जाए और वो एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाता जाए, है ना। इसे कहते हैं लिफ्टिंग फोर्स। अब किसी लिफ्टिंग को मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिफ्टिंग मतलब क्या होता है, तो लिफ्टिंग मतलब होता है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड वेरी स्लोली, मतलब विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब मैंने जो भी अभी कहा आपको सबका एक्सप्लेनेशन ले रहा हूं। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कैसा है, स्पीड कैसा है, कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड। अब होगा क्या, अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं कह रहा हूं इस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे W और ऊपर लग रहा है F। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, है ना। न्यूटन के सेकंड लॉ से इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है ना, बाह्य बल जो है वो कितना होना चाहिए, m इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना, गति का दूसरा नियम जिसे कहते हैं। तो a यहां पर क्या है, 0। तो अगर a 0 होगा तो F नेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो लिफ्टिंग मतलब क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को उठा तो रहे हो ऊपर, लेकिन बिना किसी त्वरण, बिना किसी एक्सेलरेशन के उठा रहे हो।
मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, बहुत धीरे 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 उठ रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन में लिफ्टिंग कह के उसका मतलब ये होता है। अब एफ नेट, अब ये एफ नेट कैसे निकालेंगे समझिएगा। इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है ऊपर और एक लग रहा है नीचे। तो नेट फोर्स इसमें क्या आ जाएगा, एफ माइनस डब्ल्यू। क्यों एफ माइनस डब्ल्यू, क्योंकि इन डब्ल्यू का डायरेक्शन एफ के डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से एफ किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, वेट, मतलब mg। और यही जो एफ है इसको हमने क्या कहा है, लिफ्टिंग फोर्स। इसीलिए क्या करते हैं, यहां पर एफ की जो वैल्यू है उसे लेकर के चलते हैं हम डब्ल्यू के बराबर। तो यहां पर एफ को क्या लेकर के चलेंगे, डब्ल्यू के बराबर लेकर के चलेंगे। देखिए है ना, दिस इज एफ, दिस इज एफ, डब्ल्यू के बराबर लेकर के चलते हैं। और ये कितना हाइट ऊपर गया है, दिस इज एक्चुअली एच। तो अगर अब मैं ये निकालना चाहूं कि इस फोर्स के द्वारा काम कितना हुआ, वर्क डन बाय दिस लिफ्टिंग फोर्स, क्या हो जाएगा, देखिए वर्क डन बाय दिस लिफ्टिंग फोर्स, डब्ल्यू निकालूंगा तो कितना लग रहा है फोर्स एफ, और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज एच। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ की जगह रखेंगे एम जी और ये आ जाएगा एच। तो ये वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि एफ को किसके बराबर रखे हैं हम, डब्ल्यू के बराबर रखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब एक चीज टाइटल में और क्या लिखा है, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज ये कि ये जो वर्क किया आपने ऑब्जेक्ट पर, मैंने कहा ना ये स्टोर हो गया था, रिमोट वाला एग्जांपल आपको दिखाया था, स्टोर हो गया। प्रूफ क्या था, हाथ हटाया नीचे आ जाओ। तो वैसे ये ऑब्जेक्ट यहां तक चढ़ गए, तो अब इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये जो आपने वर्क किया है, यही वर्क इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यही जो वर्क है दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा, GPE, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम लेंगे U, इसको हम क्या ले लेंगे, U लेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहां से डेफिनेशन क्या निकल करके आ गया, है ना, कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर आ गया, वर्क डन इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, और किसी भी हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गया दोस्तों, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, और वो कितना निकल करके आया, mgh, mgh दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी का भी जो SI यूनिट है वो होगा जूल, क्योंकि अल्टीमेटली ये है एनर्जी, है ना। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी सेम आएगा, दैट इज mL/T-2। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का, है ना। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑपोजिट आप जो भी वर्क कर रहे हैं वही उसका पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट का। ठीक, नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखिए ये जो ग्रेविटी है इसके कारण वर्क डन कितना आ रहा है, वो इसके पहले हमने क्या निकाला था, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लिफ्टिंग फोर्स है उसके कारण वर्क निकाला। अब इस केस में क्या निकालेंगे, ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितना आ रहा है वो निकालेंगे, है ना। तो ये सब जब कभी भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप थोड़ा आराम से समझिएगा। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले आएगा व्हाइल मूविंग अपवर्ड, व्हाइल मूविंग अपवर्ड्स, है ना। तो अपवर्ड का डायरेक्शन कौन सा, ये है। देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स लग रहे हैं ये mg लगेगा, है ना, और ये क्या है mg। इसका मान लीजिए कितने हाइट पर गया, ये h हाइट पर गया, ठीक है। तो लेक्चर 1 में, मतलब वर्क के पार्ट 1 में मैंने बोला ना आप एक बार उसको विजिट कर लीजिए, क्योंकि वो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो ऐसे केसेस में जहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो थीटा बनता था 180 डिग्री, कॉस 180 -1 होता था, और ऐसे केसेस में वर्क डन आता था नेगेटिव,
अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार वो वर्क के पार्ट 1 से जरूर गुजरिए, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो वाइल मूविंग अपवर्ड्स यहाँ पर जो वर्क निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एम जी। ये हो गया फोर्स, चूंकि ग्रेविटी के कारण निकालना, तो ग्रेविटी के कारण फोर्स कितना लग रहा है, W mg के बराबर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, यहां से यहां गया तो h हुआ, और वो माइनस में रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, अच्छा ये वाला केस देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, प्लेयर है, इसने फुटबॉल को हाथ में रखा और यहाँ पर फुटबॉल को क्या किया, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया तो फुटबॉल अब नीचे जाएगा ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ पर जो वेट लगेगा वो कितना है, दैट इज mg। और मान लीजिए यहां से फुटबॉल चलना चालू किया और ग्राउंड तक आएगा, तो ये हाइट कितना ले लिया, मैंने h ले लिया, ठीक है। तो मूविंग डाउनवर्ड्स, दूसरा केस हम जो ले रहे हैं दैट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो मूविंग डाउनवर्ड के समय में वर्क डन कितना होगा, देखिए मूविंग डाउनवर्ड्स, तो यहां पर जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा दैट इज, अब इस केस में mg का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ, बॉल ऊपर से नीचे जा रहा है, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। सारा कॉन्सेप्ट हमने वर्क के पार्ट 1 में लिया होगा। तो यह आ जाएगा फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो देख रहे हैं ना, डाउनवर्ड मोशन के टाइम में वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है ना। अच्छा, ये किसके कारण है वर्क डन, देखिए टाइटल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अपवर्ड के समय माइनस आ रहा है, क्योंकि अपवर्ड में मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो माइनस में आएगा। डाउनवर्ड में ऑब्जेक्ट नीचे, ग्रेविटी मतलब ऑब्जेक्ट नीचे मोशन कर रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो वहां पर वो प्लस में आएगा, ठीक है। ये केसेस है। तो ये हो गया फिगर सी के लिए, है ना, पहला वाला हो गया फिगर ए के लिए, दिस इज फिगर ए, दिस इज फिगर सी, और ये जो है दिस इज फिगर बी। दोस्तों मानिए ये m है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, वेट, वो लगेगा नीचे, बट इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा जा रहा है, लेकिन हमको निकालना क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ध्यान से देखें, ये शुरुआत में यहां पर था, अब कहां पर पहुंच गया, यहां पर। माना ग्राउंड से इसका डिस्टेंस जो है, हाइट कितना है, h। ध्यान से देखें, ये जो वेट है, ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन हुआ ना, ग्रेविटी का डायरेक्शन वो कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, यहां पर मैंने क्या करना है, एक सीधा लाइन अगर मैं खींच दूं यहां पर ऐसे, तो इस लाइन के अलोंग लग रहा है ग्रेविटी। तो वर्क में हमने क्या सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि वही डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो इस फोर्स के लाइन में हो। अब वेट लग रहा है इस लाइन में नीचे की तरफ, तो हमको ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखना है, वो इसी लाइन में ऊपर नीचे कितना हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां से पोजीशन x से कहां पहुंच गया, पोजीशन y में पहुंचा। लेकिन जब वो x से y में पहुंचा, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे, हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वो इस लाइन में कितना ऊपर हुआ या इस लाइन में कितना नीचे हुआ, क्योंकि फोर्स इसी लाइन में लग रहा है ना। तो देखिए इस लाइन में कितना ऊपर हुआ, तो ये यहां से चालू किया था जर्नी, और इस लाइन में ऊपर कितना हो गया, वो h। ये और अगर ऐसे जाते रहता तो ये h की वैल्यू और बढ़ती। तो हम जब यहाँ पर वर्कडन निकालेंगे ना, यहाँ पर जब वर्कडन निकालेंगे तो क्या लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट ना लेकर के वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और वो आएगा mgh, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है अभी। और हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी है। तो दिस इज माइनस mgh, है ना। कॉन्सेप्ट समझने वाला कौन सा है कि यहाँ पर हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, हाइट कितना ऊपर गए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में, अब मैं सीधा आपको कंक्लूड कर देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको निकालना है ना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी उस चीज को समझे, एक्सप्लेनेशन को, वो ठीक है ना। जिनको चैलेंज आ रहा है एक दो बार उस लेक्चर को और देखें,
यहाँ पर कितने केस आ रहे हैं देखिए, ये हमेशा क्या होने वाला है आपके पास, अगर ऊपर जा रहे हैं मतलब ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी तो क्या होगा, माइनस mgh। ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी तो ये क्या होगा, mgh। और अगर लेवल रोड में चल रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटी को वो केवल और केवल क्या देख रहा है, h। और h क्या है, हाइट में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में हाइट का फर्क कितना है। व्हाट इज h माय डियर फ्रेंड्स, h इज difference in height of initial and final position of the object. This line is very important. Initial and final position of object. ठीक है, यहां पर h क्या है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊंचाई में अंतर। तो ऊंचाई में अंतर रहेगा तभी गुरुत्वीय बल द्वारा कोई कार्य आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये लेवल रोड ले लिया आपने, ये लेवल रोड ले लिया, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से यहां चल गया, ठीक है, तो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, इसकी ऊंचाई में कोई चेंज आया क्या, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पर क्या हो जाएगा, 0। हाइट में डिफरेंस आना चाहिए, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गए, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गए यहां से ऐसे, और अब आप ऐसे जा रहे हैं, तो यहां पर आपको कुछ वर्क डन मिलेगा और पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड जर्नी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है और समझा भी दिया है क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। और हमको क्या देखना है केवल कि यहाँ पर, और अगर ये यहाँ पर गया तो इन दोनों के हाइट में डिफरेंस कितना है वो देखना है। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर, इसको अगर मैंने h ले लिया, सपोज करिए ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, ऑब्जेक्ट पहले x पोजीशन में था, फिर कहाँ पर गया, y में। तो जब वो x से y में गया ना ऑब्जेक्ट, तो उसके हाइट में कितना चेंज आया, h। तो वर्क डन क्या निकलेगा, -mgh। दिस इज द लॉजिक डियर। ऊपर जा रहे इसलिए माइनस, और mgh तो आएगा ही, h क्या है, हाइट में डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल के बीच का हाइट का डिफरेंस, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देखिए। अब देखिए सपोज करिए ये ऐसा है, ये ऐसा, अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले यहां पर था ऑब्जेक्ट, और ऐसा करते करते अब कहां पर आ गया, नीचे आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो हाइट में डिफरेंस है इनके, ये कितना है, h। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, मैंने क्या लिखना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य। तो क्या आएगा, mg अचानक तो तय है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव पहले वो देखिए। तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब क्या होगा, प्लस, ये होगा mg, और इनिशियल पोजीशन इसका था x, फाइनल पोजीशन क्या हुआ y। दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है वो देखेंगे, h, तो यहां लगा देंगे h। दिस इज द लॉजिक। ऊपर जाता तो हाइट का डिफरेंस माइनस हो जाता, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ रहा था, जो लिफ्ट करने में वर्क किया आपने वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा था, और उसका फॉर्मूला निकल करके आया था दोस्तों, U इज इक्वल टू mgh, ठीक है, जहां पर h क्या है, ग्राउंड से हाइट। तो ये जो लाइन आप देखते हैं ना अर्थ का, दिस इज नोन एज रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा, क्या बोलते हैं इसे, संदर्भ रेखा। यहीं से रेफरेंस लेना है, मतलब हाइट जो ले रहे हैं वो इसी अर्थ के सरफेस से लेंगे। सपोज करिए ये h1 है, ये पूरा हाइट क्या है, h2, और ये है h इज इक्वल टू h2 माइनस h1। तो यहाँ पर नाम दिया मैंने, ये A है, ये B है, ये C। अब सपोज करिए ये जो बच्चे खड़े हैं पोजीशन A पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी A पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि H यहाँ पर क्या है, 0। यहीं से तो डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो अब वहीं पर है, A मतलब यही अर्थ के सरफेस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर पोजीशन B पर गए, बच्चे कहाँ पर चले गए, पोजीशन B पर, हाइट कितना है उसका, h2, तो ये क्या हो जाएगा, mgh2। और ऊपर चले गए पोजीशन C पर, तो हाइट कितना हो जाएगा, mgh3। आपको ये कहता है कि जब बच्चे B से C गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में डेल्टा। ये ट्रायंगल जैसा बना देंगे त्रिभुज, पढ़ते क्या है, डेल्टा
और ये लिख दिया यू। तो डेल्टा क्या बताता है, चेंज इन, और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ऐसा है। तो कहां से कहां जा रहे हैं हम, जब वो बी से सी में गया, कहां से कहां गया, बी से सी में गया। तो दोस्तों कभी भी ना जब चेंज की हम बात करते हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो बी से सी गया तो सी क्या हो जाएगा, फाइनल मतलब अंतिम, और बी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मतलब इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, यूसी माइनस यूबी, तो ये होगा mgH2 माइनस mgH। ये सब कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। बस 5-10 मिनट का वेट, फिर आपको न्यूमेरिकल्स चालू करता हूँ। दिस इज mgH, है ना। ठीक है। अब कुछ एस्पिरेंट्स कैसे रहते हैं कि सर ये थ्योरी जो है वो बट बिना बोर लग जाता है, बट बिना थ्योरी के आप बिना कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते दोस्तों। तो आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाते हैं, और इवन ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ केवल रेलवे नहीं, रेलवे, एसएससी, स्टेट में जो व्यापक होते हैं, स्टेट पीसीएस होता है, इवन यूपीएससी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जनरल साइंस का वेटेज है, सेक्शन है, उन सब में ये काम में आने वाला है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स है। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 15 kg, ये काम का चीज हो गया 15 kg, एंड विच इज एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू mgH। m दिया हुआ है 15 kg, g है 9.8 और h है 100। तो 15 इंटू 9.8 इंटू 100, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल। ठीक है, तो इतने को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, डेल्टा बोल रहा है चेंज, इफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 50 मीटर फ्रॉम 25 मीटर। देखिए सपोज करिए कि ये ग्राउंड है, सपोज करिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है बोल रहा है, ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी किस हाइट पर है, 25 मीटर हाइट पर है। उसको कितने हाइट पर ले जाया जा रहा है, उसको ले जाया जा रहा है 50 मीटर हाइट पर ले जाया जा रहा है। आपको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, mg। अब सपोज करिए यहां पर था तो पोजीशन ए में था, यहां पर हुआ तो पोजीशन बी में। तो व्हाट इज डेल्टा यू, पहले इसको लिख लेते हैं। डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कहां से कहां गया, ए से बी में गया, तो फाइनल हो गया बी, इनिशियल हो गया ए। तो यू भी मतलब mgH2 माइनस mgH1, है ना। दिस H2 इज 50 मीटर एंड दिस इज एक्चुअली H1। तो यहां से mgH2 माइनस H1। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। m कितना दिया है दोस्तों, फाइंड द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू, अच्छा, इसमें ना एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो आप 10 kg ले लीजिए। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ये मिस है क्वेश्चन में। ठीक, 10 kg आए, तो दिस इज 10 एंड एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं दिया है, तो 9.8 और H2 माइनस H1 मतलब 50 माइनस 25, तो दिस इज 98 इंटू 25। ये जो भी वैल्यूज निकल करके आएंगी वो किस में आ जाएंगी, आपकी जूल, है ना। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये आ जाएगा, देखिए 2500 माइनस 50, तो दिस विल बी 2450 जूल। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या हो रहा है यहां पर ना, जैसे हम वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क को हमने क्या पढ़ा था लेक्चर 1 में, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर यानी ऊर्जा का स्थानांतरण टू द ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु पर जिस पर कार्य हो रहा है उस पर ऊर्जा का स्थानांतरण किया गया। अब उसमें एनर्जी गया, मतलब ऑब्जेक्ट में एनर्जी गया, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुआ है उस पर। तो इसको लिखेंगे कैसे वर्क डन को, दिस इज ऑब्जेक्ट की एनर्जी में जो, अब सपोज करिए 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी में कितने से चेंज आएगा, 100 जूल से चेंज आएगा। तो यही एनर्जी ट्रांसफर किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तन। दोस्तों ये जो परिवर्तन है इसको लिखते कैसे हैं, डेल्टा
ई। अब ये जो ई है ना यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली यांत्रिकी ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। इसमें दो प्रकार की एनर्जी है, आपको पता है ना। शुरू में हमने देखा था, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से सब कंक्लूजन निकला, वो ये है कि जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क होगा, या तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, या तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, या तो दोनों ही चेंज हो, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट पे वर्क किया आपने और इन तीन पॉसिबिलिटीज में से एक भी ना हो, है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं, वर्क मतलब क्या है, या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना चाहिए, या तो पोटेंशियल में चेंज आना चाहिए, या तो दोनों में चेंज आना चाहिए। समझ रहे हैं, तभी आप क्या कहेंगे, वर्क हुआ है। क्लियर है, तीन ऑप्शंस होने चाहिए। अब ये तीनों ऑप्शंस को हम बारी बारी से अलग अलग केसेस से समझ लेते हैं। तो पहला यहां पर लिया है हमने, केस ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए लेवल रोड। फिर से वही चीज, अभी मैंने क्या बताया था आपको, लेवल रोड में चल रहा है, मतलब इसका और इसका हाइट कैसा है, सेम है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा। जो पोटेंशियल, अगर ये ग्राउंड में है तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इसका भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने के लिए हाइट का चेंज होना बहुत जरूरी है। जब तक हाइट सेम तब तक पोटेंशियल एनर्जी सेम। तो इस केस में डेल्टा यू हो जाएगा जीरो। अब डब्ल्यू को हमने लिखा था डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो अगर डेल्टा यू जीरो है तो यहां पर डब्ल्यू पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा के। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बेसिक से चीजों को लेकर के चल रहे हैं। अच्छा मानिए ये फोर्स का देखो, सपोज करते हैं कि सिचुएशन लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट इनिशियली किस स्पीड से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऑलरेडी उस स्पीड से चल रहा है और उसका मोशन का डायरेक्शन है राइट साइड, और उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया। तो इट इज लाइक कि आपका दोस्त साइकिल चला रहा है और आप पीछे से गए, साइकिल को आप और धक्का दे दिए। मतलब जिस डायरेक्शन में साइकिल चल रही थी आपने धक्का उसी डायरेक्शन में दिया। तो जाहिर सी बात है, वेरी ऑब्वियस, कि जो साइकिल का स्पीड है वो चेंज होगा। और अगर क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन है राइट साइड और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बट तो यहाँ पर ये फोर्स और स्पीड चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाएगा। तो स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम निकालेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ, वर्क डन बाय फोर्स एफ, ये कितना आता है दोस्तों, यहाँ पर होगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ एस कॉस थीटा है, ये वर्क के पार्ट 1 में देखा था। यहाँ पर एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में, तीसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो चूंकि दोनों का दिशा एक ही है तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा एफ इंटू एस। अच्छा, एफ की जगह रखिए, कितना आएगा, दिस इज 100 न्यूटन, और एस की जगह आएगा 10, तो ये हो जाएगा 1000 जूल। अच्छा, प्लस में आया कि माइनस में, तो ये पाया प्लस में। और ये जो फोर्स है इसकी स्पीड को बढ़ाएगा कि कम करेगा, मैंने बताया साइकिल चल रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में और धक्का दे देंगे तो उसकी स्पीड और बढ़ेगी। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन ये है कि पॉजिटिव वर्क डन मीन्स, पॉजिटिव वर्क डन मीन्स इंक्रीजिंग स्पीड या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, है ना, पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है। अब आ जाते हैं इस टाइटल में कि जो वर्क डन है किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। अब हमको यहाँ पर ना यही निकालना है, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस v का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में u दे दिया है, f दे दिया है, s दे दिया है, v निकालना। अब देखिए मैंने बताया आपको फिजिक्स में देखना पड़ता है कि आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पर वर्क आपको मिल चुका है, स्पीड ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड पता है लेकिन फाइनल स्पीड नहीं पता, वो आपको निकालना है ना।
तो यूज करेंगे हम कौन सा वाला फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल जाएगा, मास दिया है, स्पीड, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको पता नहीं है, यहां से हम निकाल लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो स्पीड भी निकल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, और वर्क ऑलरेडी हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से दो चीजें समझ में आई है, पहला कंक्लूजन मैंने ये लिखा, दूसरा इस फॉर्मूले को यूज किस कंडीशन में करना है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो W इज इक्वल टू दोस्तों होगा डेल्टा के, है ना। अच्छा, डेल्टा के जो है दिस इज एक्चुअली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो के फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये आएगा। तो जो W है फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mu²। देखिए कॉमन चीजें क्या क्या निकाली, m/2 कॉमन, अंदर आएगा v² माइनस v², सबके वैल्यूज को रखिए। वर्क कितना है 1000, मास दिया हुआ है दैट इज 16 kg, तो दिस इज 16/2, v तो v है और u है 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज 10 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से हो जाएगा दोस्तों 1000 इज इक्वल टू, चीजें क्या क्या कैंसिल होंगी देखिए, 2 1 जा 2 8 जा, है ना, और इसको हटा देता हूं दोनों, दिस इज 8 1 जा एंड 8 125 जा, दिस इज 8 1 जा 8 1 जा 8 125 जा। सो यहाँ पर मिलेगा 125 इज इक्वल टू v² माइनस 10²। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू 125 प्लस 10² implies that v² is equal to 125 plus 100. This is 100 implies that v² is equal to 225 और यहां से v निकल करके आ जाएगा √225, so v is equal to 15 मीटर पर सेकंड। So this is the answer. तो देखा ना आपने कि किस तरीके से आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, आई मीन सिचुएशन का, और ये उसका क्या होता है सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले समझते हैं जो फोर्स का डायरेक्शन है दोस्तों वो कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो मोशन है वो हो रहा है राइट साइड। क्लियर है, और मास 16 kg है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट है 16 kg का, इनिशियली किस तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है, कितने स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, और फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इट इज लाइक मोशन राइट साइड है बट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम होगी, और उसकी स्पीड कम होते 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 कितनी हो गई फाइनली 0, है ना। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो यहां पर वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव। तो एक और कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल करके आ रहा है कि नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन स्पीड, यानी कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये एक इंपॉर्टेंट यहां से कंक्लूजन निकल करके आ गया। अब यहां पर v दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, चालू करें। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला होगा F इंटू एस और माइनस के साथ आए, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट देखिए राइट साइड है बट फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, तो ये माइनस में आएगा। तो दोस्तों वर्क डन हो जाएगा -F मतलब -100 और ये आ जाएगा S। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वर्क डन, अभी हमने थोड़ी देर पहले और क्या देखा कि ये भी लेवल रोड वाला है, तो वर्क डन होगा डेल्टा के, और डेल्टा के क्या आ जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा देखिए समझिए, के फाइनल जो है दिस इज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। v की बात करें तो v क्या है, फाइनली ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, तो v कितना हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है रुक जा रहा है, रेस्ट।
क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा ही। तो ये आ जाएगा हाफ एम, m/2 कॉमन ले सकते हैं तो 16/2। ये आएगा 0, v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर माइनस u, और u दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा -100। दोस्तों यहां से w निकल जाएगा, दैट इज -800 जूल, -800 जूल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर वर्क डन की जगह रख दीजिए -800, तो -800 इज इक्वल टू -100 मल्टीप्लाइड बाय s, 0 0 कैंसल, माइनस गेट्स कैंसल, s इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखिए दो फॉर्मूले को कितने बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन में हमने यूज किया, फुल कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं हम, है ना। अगर लेवल से हम थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं ताकि आप सेफ साइड में रहें। चलिए नेक्स्ट, example numericals, find the work done by the engine of the car if the speed of the car changes from 54 km per hour to 70 km per hour। देखिए, और मास ऑफ द कार भी। अच्छा देखिए, वर्क डन के लिए क्या चाहिए फॉर्मूले में, एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दी हुई। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर? इसका मतलब फॉर्मूला एफएस नहीं लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये फॉर्मूला हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बारी बारी से के फाइनल और के इनिशियल निकाल लेते हैं। तो के फाइनल की बात करें, के फाइनल तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा? एम, मास कितना दिया है? 1000 kg, तो दिस इज 1000/2। नाउ लिसन, वी दिया हुआ है कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। तो ना देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया 72 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये केजी जो है एसआई सिस्टम में मास का यूनिट है, तो एसआई सिस्टम में दिया है, तो आप बाकी को भी क्या करेंगे? एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। 54 की बात करें तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 3 जा 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। हाँ 2 मिनट, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन डियर फ्रेंड्स। तो ये दिस इज एक्चुअली 20 स्क्वायर, है ना। ये क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा? ये दिस इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 2। तो ये एक 2 कैंसल, यहाँ से 2 कैंसल, तो 10 2 जा 20, तो दिस इज 2, कितने 0 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ये आ गया के एफ, है ना, ये आ गया के एफ। अब क्या निकाल लेंगे? के आई निकाल लेते हैं। तो दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये होगा हाफ, वही 1000/2, और u आ जाएगा 15, मतलब हाँ 15 इंटू 15, तो के आई इज इक्वल टू, दिस इज 15 15 सर 225/2 इंटू 10 टू द पावर 3। ये आ जाएगा दोस्तों के आई इज इक्वल टू, दिस इज 1.125 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये आ गया के आई। वी हैव टू फाइंड डब्ल्यू। तो देखिए इस इक्वेशन से ये जो दो बॉक्स हैं, यहाँ पर के एफ और के आई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डब्ल्यू जो आ जाएगा दिस इज एक्चुअली के एफ माइनस के आई, के एफ माइनस के आई, 10 टू द पावर 5 दोनों में कॉमन है, तो 2 माइनस 1.125 करेंगे और बाहर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 जूल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई, ये आप सॉल्व करेंगे और ये इसके बाद आ जाएगा 10 टू द पावर 5 जूल। क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। 2 माइनस, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगी।
तो क्या निकला, वर्क डन बाय इंजन, क्या निकला, वर्क डन बाय इंजन। और ये वर्क डन देखिए पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि 2 बड़ा है और 1.125 क्या है, छोटा है उससे। ठीक है, तो वैल्यू वैसे मैं लिख भी देता हूँ, चलिए 1.875, क्लियर है। तो ये वैल्यू देखिए किस में आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी या स्पीड कार की जो है वो बढ़ेगी, और डेफिनेटली इंजन जो वर्क करेगा तो स्पीड को बढ़ाएगा ही। ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। अगर यही वर्क डन बाई ब्रेक पूछता तो ब्रेक क्या करेगा, कार की स्पीड को रोकेगा, कम करेगा। तो ब्रेक के कारण वर्क डन क्या निकलता, नेगेटिव। या एयर रेजिस्टेंस पूछता तो उसके कारण वर्क डन आता नेगेटिव। फाइंड द वर्क डन बाई, देखिए रेजिस्टेंस आ ही गया, रेजिस्टेंस अभी बात कर रहे थे, एयर रेजिस्टेंस ऑफ कार एंड कार स्टॉप्स फ्रॉम द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इग्नोर ऑल अदर फोर्सेस। और जितने फोर्सेस हैं उन सबको इग्नोर करना है। क्वेश्चन में दिया है कि कार जो था वो इनिशियली कितने स्पीड से चल रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अब जाहिर सी बात है कार आगे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एयर है, तो एयर रेजिस्टेंस है, हवा के कारण प्रतिरोध है। तो अगर कार का मोशन राइट साइड, तो एयर के कारण जो फोर्स लगेगा वो किधर है, लेफ्ट साइड, और कार का डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड। तो ऑपोजिट हो गए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए वही वर्क डन आप हमको निकालना है। तो U हो गया 220, V हो गया 0, क्योंकि फाइनली कार क्या है, रुक जा रहा है। तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस आएगा डेल्टा के, अगेन डेल्टा के, और ये होगा दोस्तों, फिर से देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कार की स्पीड हो गई है 0, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mu स्क्वायर। तो आ जाएगा W, 0 माइनस m कितना है, m यहाँ पर नहीं दिया है क्या, हाँ 1000 ले लीजिए, कार का मास कितना ले लीजिए 1000, तो 1000 बाय 2, और u जो है इनिशियल स्पीड 20 स्क्वायर, तो दिस इज 20 इंटू 20, तो ये 2 क्या होगा, कैंसर होगा, है ना। तो दिस इज 2 इंटू 10 टू पावर 5, और ये माइनस में है, तो दिस इज माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। तो दिस इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले वाले मैंने बताया 3 केस थे। इसके पहले वाले केस में क्या था, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं था। इस वाले केस में क्या होगा, लिफ्टिंग। दोस्तों लिफ्टिंग में आपको पहले ही बता दिया हूँ, विद कांस्टेंट स्पीड, वेरी स्लोली, विद कांस्टेंट स्पीड, वेरी स्लोली। तो यहाँ पर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, अपरिवर्तित, मतलब डेल्टा के क्या होगा, 0। तो वर्क डन जो आएगा उसमें केवल और केवल क्या बचेगा, डेल्टा U बचेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पर H इज इक्वल टू 0, दिस इज ग्राउंड, इसको ले लिया हमने ग्राउंड। ठीक है, इसको मान लीजिए दिस इज H1, ये यहां से यहां को, और ये यहां से पूरा ग्राउंड है, दिस इज H2, और ये आ जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। ऑब्जेक्ट का मास ले लीजिए m। तो जो लिफ्टिंग फोर्स है ना, वो लिफ्टिंग फोर्स किधर रहता है, F, और उसको किसके बराबर लेते हैं हम, mg के बराबर लेते हैं। तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स, ये जो टाइटल है आपका, वो क्या निकलेगा। अब पहले कहां से कहां ले जा रहे हैं आप, लेट अस सपोज पोजीशन को नाम दे देते हैं, चलिए आसान होगा। ये x पोजीशन है, ये y है, और ये क्या है, r। तो लेवल x ग्राउंड के लेवल में है, y h1 लेवल पर है, और जो इसको z ले लीजिए ना, दिस इज z जो है वो h2 लेवल पर है। तो अगर आप x से y ले जाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, x से y, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, f इंटू h1, क्योंकि x से y में हाइट का डिफरेंस है h1, ये आ जाएगा mg h1, है ना। y से z ले जाते हैं अगर आप, कहां से कहां गया, y से z, तो ये f हुआ, और कितना ऊपर गया, यहां से यहां कितना है, h, तो आ जाएगा mg h। और अगर x से z ले जाते हैं तो ये आ जाएगा mg h2। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए जब आप
W y से z ले गए, y से z ले गए, तो ये जो mgh आया, क्या ये uz माइनस uy नहीं है क्या? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि uz क्या आएगा mgh2 माइनस ui क्या आएगा mgh1, क्योंकि z यहाँ से h2 हाइट पर है और जो y है यहाँ से h1 हाइट पर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, mgh2 माइनस h1, और ये किसके बराबर आएगा, mgh। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ से कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा यू के बराबर। अब देखिए y से z लेके आने में वर्क डन कितना हुआ mgh, और y से z के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ mgh। तो बस यही तो देख रहे थे यहाँ पर हम, है ना। तो ये आ गया। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट का लेवल में चेंज आएगा और वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स बोलेगा, तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स क्या निकल जाता है, डेल्टा यू। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स। ये है कंक्लूजन इसका, इस स्लाइड का। ये हमेशा जो लिफ्टिंग फोर्स के कारण वर्क आएगा वो कैसा आएगा, डेल्टा यू। अच्छा, सपोज करिए अगर मैं निकालता वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी, ठीक है, अगर मैं निकालता वर्क डन बाय ग्रेविटी और मान लीजिए कहां से कहां ले जाने के लिए, x से z ले जाने के लिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कहां से कहां, x से z ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आता है, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस लेंगे और माइनस mg z मतलब h2, क्लियर है ना ये। अच्छा, ये तो हो गया x से z में। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी और y से z लिखूं, कहां से कहां, y से z, फिर से देखिए ऊपर जा रहा है तो ये माइनस आएगा और ये क्या आ जाएगा, कितना हाइट का डिफरेंस है y से z जाने में, h, क्योंकि पहले के स्लाइड में हम देखें यहाँ पर हाइट का डिफरेंस लेते हैं। अच्छा, यही mgh की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है, जब आप कहां से कहां जा रहे हो, y से z जा रहे हो, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, h होता है हाइट का डिफरेंस। देखिए, ठीक है, तो ये कितना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा क्या निकल करके आएगा, कंक्लूजन माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स क्या आएगा, डेल्टा यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स डेल्टा यू और वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू। वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको एक एक चीज बता दिया है। बार बार लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए, सिंसियरिटी के साथ देखिए, तो चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर y से z ले गए थे, फिर से देख लीजिए, तो mgh आया था और यही uz माइनस uy हुआ था, मतलब डेल्टा u के बराबर हुआ था। यही क्या है, डेल्टा u। कहाँ के लिए, जब y से z ले गए, कितना आया, mgh, और यही y से z ले गए तो वर्क डन लिफ्टिंग फोर्स के कारण कितना आया, mgh, इसलिए इन दोनों को क्या किया था, इक्वल किया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तीसरा केस है यहाँ पर कि मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन। अब ये ऐसा केस है, यहाँ पर देखिए हाइट में भी चेंज आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, और स्पीड में भी चेंज आ रहा है। यहाँ पर ये रेस्ट में है तो u हो गया 0, बट यहाँ पर इसका कुछ स्पीड है, समझ रहे हैं ना। तो ये कंडीशन है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, केवल आपको मैं यहाँ पर केस बता रहा हूँ, इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर दोनों चीज होगा, डेल्टा यू भी आएगा और डेल्टा के भी आएगा। डेल्टा के की बात करें, इसका मास ले लीजिए आप 10 kg, है ना। जी की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपको वर्क डन पूछता है तो कैसे निकालेंगे वर्क डन, तो बारी बारी से पहले डेल्टा यू निकाल लीजिए। तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, mgh, mgh हमेशा याद रखें, है ना, डेल्टा यू का फॉर्मूला। और चूंकि ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। तो n की जगह लगाइए 10, g आपके पास ऑलरेडी कितना है 10, और हाइट कितना है 10, सब 10। तो दिस इज डेल्टा यू इज इक्वल टू 1000 जूल। नाउ डेल्टा के इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्पीड दिया हुआ है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड और मास दिया है 10, तो m/2 v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, दिस इज 2 1s are 2 5s are, तो डेल्टा k इज इक्वल टू 125 जूल। ये आ गया है ना, और W यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, W आ जाएगा डेल्टा k प्लस डेल्टा U, मतलब डेल्टा U इज 1000 and delta k is 125, so this is 1000 plus 125, so W is equal to 1125 joule. This is the final answer. Now चलिए अब उस सेक्शन में हम पहुंच गए हैं जहां पर सब एस्पिरेंट्स को सब्र से इंतजार रहते हैं कि भाई हम जितना चीज सीखे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने पहले स्लाइड्स में हम इतने डिफिकल्ट और क्वेश्चंस कर लिए हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। चलिए चालू हो जाइए पेन कॉपी लेकर। अ पोर्टर रेज 12 kg ऑब्जेक्ट, तो काम का चीज को अंडरलाइन है ना, 12 kg ऑब्जेक्ट, मास हो गया 12 kg, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड पुट ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑन हिज हेड, मतलब उठाया, पोर्टर मतलब पुली मान लीजिए, उसने सामान को उठा करके नीचे से अपने सर पर रखा, तो कितना हाइट में चेंज आया, दैट इज 1.5। मास दिया है दोस्तों दैट इज 12 kg, हाइट दिया है 1.5 मीटर, और कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट मतलब W, तो उठा करके रखा और वर्ड क्या यूज किया, रेज बोला है या लिफ्टिंग बोला है, तो लिफ्टिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन आता है वो किसके बराबर होता है, mgh, और यही वर्क डन इन लिफ्टिंग अभी हमने देखा था किसके बराबर होता था, डेल्टा यू, डेल्टा यू भी मतलब mgh ही है ना, अभी स्लाइड में कंक्लूजन लिखा था, तो क्या हो जाएगा mgh, जहां पर m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर 10 लेने को कहा रहे हैं, और जो हाइट है कि भाई इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो होता है, तो कितना दिया है यहाँ पर 1.5, तो ये आ जाएगा 15 into 12 दैट इज 180 जूल। दिस इज द आंसर ऑप्शन सी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का और इसका। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन, मतलब बोल रहा है किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को परिभाषित किससे करते हैं, है ना, तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था स्लाइड्स में, कि लिफ्ट करने में जो आपने वर्क किया वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था, है ना, उठाने में, तो ये आएगा कि ये वाला ऑप्शन, है ना, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो कार्य किया आपने वस्तु को उठाने में वही उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। नेक्स्ट, द वर्क डन टू इंक्रीज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड बाय ए कार ऑफ 800 kg। हाँ, तो वर्क डन क्या लिखा, डेल्टा के, ऐसा लिखे थे हम, कहीं पर भी ऐसा दिया है कि कार चढ़ रहा है या उतर रहा है, नहीं, मतलब लेवल सेम है, लेवल सेम मतलब डेल्टा यू को जीरो लेंगे, तो वर्क डन आ जाएगा डेल्टा के, तो डेल्टा के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, मास दिए है 800 kg, तो 800/2, ये कॉमन आ जाएगा, m/2 अंदर होगा, v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज 2 1s are 2 4s are, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, तो दिस इज 400 इंटू 75। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या है 800/2 है ना, तो ये 0 0 कैंसल नहीं होगा, एक मिनट, इसमें करेक्शन, ये केवल और केवल यहाँ से मैंने 8 को कट किया, वो 100 बचेगा, ठीक है, तो 100 माइनस 25 इज 75, तो दिस इज 4 5s are 20, दिस इज 300 इंटू 100, और ये W यहाँ से निकल करके आ जाएगा, दिस इज 3 इंटू 10⁴ जूल। ऑप्शन देखिए। अच्छा एक चीज इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए W इज इक्वल टू दिस इज 30 इंटू 10⁻³ जूल, और इसी 10⁻³ की जगह पर क्या ले लेते हैं, किलो जूल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k से, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। An object of 1 kg is dropped to ground from a height of 30 meter. What is the work done by the force of?
ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, ये ग्राउंड है, ठीक है। और कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं इसको, 30 मीटर, 30 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी मतलब फोर्स जो लगता है ग्रेविटी के कारण mg नीचे लगता है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, ऑब्जेक्ट का नीचे हुआ, है ना। तो क्वेश्चन समझ आया हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए। 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और जिस ऊंचाई से उसको गिराया गया था वो कितना है, 30 मीटर। तो ये है जो ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर रहा है, कितना नीचे गिर रहा है, 30 मीटर नीचे आ रहा है। तो वे गुरुत्वीय बल के कारण कार्य निकाल रहे हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखा हमने जो ग्रेविटी फोर्स है वेट वो नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो ये हो जाएगा mgh। और मैंने पहले भी हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh। डिफरेंस कहां पर आ जाता है, जहां पर ये हाइट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का हाइट का डिफरेंस, जो कि यहाँ पर 30 मीटर है। नीचे जाता है तो प्लस लेते हैं, ऊपर जाता है तो माइनस लेते हैं। यही mgh वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स से भी होता है ना। वहां पर h क्या है, ऊपर जाता है तो उसको लेकिन प्लस लेते हैं, क्योंकि लिफ्टिंग फोर्स ऊपर लगता है ना। यही mgh पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को, चीजों को धीरे धीरे समझ करके चलेंगे, लेक्चर को बिल्कुल सिंसियरिटी से सुनेंगे तो हर चीज क्लियर होकर चलेगी। एम की जगह रख देंगे, ऑब्जेक्ट का मास दिया है 1 किलोग्राम, ग्रेविटी आपको लेने को कह दिया है 10 और हाइट दिया है 30, तो ये हो जाएगा 300 जूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ पर्सन पिक्स अप 20 kg ऑफ फूड सेट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। वो ये 20 किलोग्राम को उठाया और ग्राउंड से ऊपर ले गया 2 मीटर और अपने सर पर रख लिया, वर्क डन। तो वर्क डन अगेन mgh, उठा रहा है ना, तो अब ये उठा रहा है, ग्रेविटी के कारण वर्क पूछता तो नेगेटिव आता, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि पर्सन उठा रहा है उसके कारण वर्क, तो जाहिर सी बात है उठाने वाला फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स, वो तो ऊपर लगेगा, और उठा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये हो गया 20 जी, को यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो ऑप्शन देख करके लग रहा है 10 लिया है, ठीक है, और हाइट है। अगर आप यहाँ पर 9.8 करोगे तो किसी से मैच नहीं करेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 10 लिया है, 400 जूल, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, an object of 1 kg raised 10 meter above the surface of earth and work done by the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है माइनस mgh, क्योंकि ऊपर उठा रहा है ना, तो नीचे लगे ग्रेविटेशन, ऊपर उठा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों का, डिस्प्लेसमेंट का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसलिए माइनस है। तो ऑब्जेक्ट का मास है 1, जी 9.8 के लिए बोला है लेने के लिए, और हाइट है 10, तो दिस इज -98 जूल। देखिए हमने जो क्वेश्चन किए थे कितने लंबे लंबे थे और कितने आसान हो। अब यहाँ पर फंसेगा कौन, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो 9.8 ले लेगा, जबकि ये माइनस में आए, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, a man raised 20 kg object from the surface of the earth and put the object to same pattern में क्वेश्चन है, mgh लगेगा, यहाँ पर भी m दिया हुआ है 20, g है आपको 10 लेने के लिए कह रहा है, और हाइट है 2, तो दिस इज अगेन 400 जूल, ठीक है। Next, a 4 kg is moving horizontally with a speed of 5 meter per second. To increase its speed to 10 meter per second, the amount of net work required to be done। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मान ये ऑब्जेक्ट है ना, उसकी स्पीड दी हुई है, इनिशियली उसकी स्पीड कितने की, हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो इनिशियली उसकी स्पीड दी हुई है दोस्तों, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, और उसके स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ना कहीं फोर्स का जिक्र है, ना कहीं डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के एफ माइनस के आई। यहाँ पर वेयर के एफ क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आएगा m/2। तो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, क्या देखिए, तो हाँ मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 4 kg, तो यह आ जाएगा 4/2 v स्क्वायर, v कितना है 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10,
तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 100 2 ये हो जाएगा आपका kf इज इक्वल टू 200 जूल। इसी प्रकार से क्या निकाल लेंगे आप इस यहाँ पर इसका के आई निकालेंगे, के आई। जब के आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/2। इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 5 × 5, तो 2 2 4, तो यहाँ से के आई आएगा 2 2 4 और ये क्या आ जाएगा 5 5 25, 2 50 जूल। तो वर्क डन निकल जाएगा। के एफ माइनस के आई मतलब ये हो गया के एफ, ये क्या हो गया के आई। तो 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a ball weighing 0.1 kilogram is dropped from a stationary position when it falls from a distance of 2 meter, then what will be the burden by the force of gravity? देखो दोस्तों ये बॉल है, ये बॉल है ना, इसका मास दे दिया है 0.1 किलोग्राम। अब क्या कह रहा है कि ये नीचे गिर रहा है, बॉल मतलब नीचे गिर रहा है, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। तो कितना दूर नीचे गिरता है 2 मीटर। मान लीजिए यहां से यहां पर आया और ये कितना नीचे आया, यहां से गिरना चालू किया था, सपोज के लिए पोजीशन एक्स से गिरना चालू किया और गिर करके पोजीशन वाई में आ गया, दिस इज पोजीशन एक्स, दिस इज पोजीशन वाई, वाई में आ गया। तो एक्स से वाई आने के लिए कितना वो डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। तो आपको पूछता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी फोर्स ध्यान रखता है नीचे, तो इसका वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे, तो वर्क डन क्या आएगा mgh। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे की तरफ प्लस देते हैं। तो एम हो गया 0.1, जी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है 9.8 लीजिए, और एच दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 9.82 19.6 और ये आएगा 1.96 जूल। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन देख करके चेक करना है, यहाँ पर जी की वैल्यू नहीं दी थी, अगर आप इसको 10 लेते तो यहाँ पर वैल्यू 2 आता, लेकिन ऑप्शन में है क्या, एक भी नहीं है, इसलिए 9.8 है। और प्लस रहेगा क्योंकि नीचे गिर रहा है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी कुछ है, इसलिए नीचे गिरते हुए प्लस, और अगर ऊपर जाता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव रहेगा। बहुत बार डिस्कस कर ली इसको। A ball is a box with a weight of 120 न्यूटन through a height of 2 मीटर। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है W मतलब mg कितना दिया है 120, यूनिट में ध्यान देंगे न्यूटन, मास नहीं दिया, मास दिया रहता तो किलोग्राम में रहता, और हाइट दिया है आपको दैट इज 2 मीटर। वर्क डन बाय बॉय, तो वर्क डन बाय बॉय मतलब लिफ्टिंग फोर्स होता है mgh, और ध्यान देंगे ये वेट है ना, दोनों W W कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, दिस इज वेट, जिसे भार कहते हैं। ठीक है, तो W mgh, mg यहां से रख देंगे 120 और h है 2, तो दिस इज एक्चुअली 240 जूल। ठीक है, मतलब इस प्रश्न में द्रव्यमान ले जाकर के क्या दे दिया था, भार दे दिया था, तो अल्टीमेटली हम लगा दें तो mgh है, तो mg की जगह डायरेक्ट भार रख देंगे। और इसके पहले के प्रश्न में हम क्या करे थे, m × g की वैल्यू को निकालना पड़ रहा है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, पहला स्लाइड का पहला लाइन। इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव, देखो साथियों हमने देखा था वर्क डन पॉजिटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, a porter lifts 500 न्यूटन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, वर्क डन क्या होगा mgh। ये जो mg है यही कितना दे दिया है आपको 500 न्यूटन, है ना, क्योंकि ये वेट है, भार है, जो कि mg के बराबर होता है, और h दिया है 100, 5 × 10⁵ 4 जूल। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय द पोर्टर। ठीक है, तो ये और ये आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं, बट ये आंसर होगा। नेक्स्ट, a worker takes 15 kg object and put the object 1 meter above what one is at the surface। देखिए लिसन अगेन, यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न क्वेश्चन है, वर्क डन पूछ रहा है ना, वर्कर 15 kg को लिफ्ट किया, वही है लिफ्टिंग वेट, लिफ्ट के कारण क्या होता है वर्कर mgh, m दिया 15, g की वैल्यू जो है वो g को 10 लेने के लिए का है, और h जो है दैट इज h कितना दिया है दोस्तों 1 मीटर, हाँ 1 मीटर, दिस इज 1, so this is actually 150 joule, 150 joule। next,
इफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू द अप्लाइड फोर्स, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये फोर्स है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है एस में, तो वर्क डन यहां से क्या निकलता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, a worker reached 10 kg object from the ground and put on his head, the work done is same mgh, m है 10, g है 10, 100 into 1.2 120 जूल। वर्बली सॉल्व करने के आप mgh लगाना सीख गए। फिक्स अप 12 kg गुड है ना, 12 किलोग्राम का उठाया, हेड में रखा, m हो गया 12। सेम क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सेम। g की वैल्यू लेने के लिए क्या है 10 और ये है 1.5, 15 into 12 180 joule. Next, work is product of force and displacement of the object towards the direction of force. ये ऑप्शन होगा। बल और विस्थापन का गुणनफल है कार्य, और कार्य की दिशा विस्थापन की दिशा बल की दिशा के अनुदिश होनी चाहिए, वही लिखा है। Work is done on a body only when there is displacement, it moves through certain displacement. देखिए ये भी जो वर्क का पार्ट 1 है उसमें मैंने अच्छे से डील किया है। वर्क मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट में कुछ एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए। बाकी सब जगह पर आप देखेंगे कि वर्क हो या ना हो जरूरी नहीं है। जैसे एक फोर्सेस वर्क ऑन है, भाई आप दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, दीवार पे कोई डिस्प्लेसमेंट आया क्या, नहीं आया, तो वर्क नहीं मिलेगा। ऐसे ही हर ऑप्शन को मैंने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों पार्ट 1 में, प्लीज वहां विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर whose weight is 200 न्यूटन climbs on a tree which height, तो वेट दिया है, भार कितना दिया है 200, मतलब वो mg दे दिया है। कितने हाइट में गए हैं, है ना, जो यहाँ पर जिस बच्ची की बात हो रही है कितने हाइट पर गई है बच्ची जो है 2 मीटर। व्हाट वाज द वर्क डन बाय द गर्ल आफ्टर क्लाइंबिंग, तो वर्क डन निकालना है, तो mgh हो जाएगा w mgh, ये आ जाएगा 200 into 2 दैट इज 400 जूल। सेम क्वेश्चन है, सिचुएशन अलग अलग दे दे रहा है। अभी बच्ची को चढ़ाया, फिर बंदर को चढ़ा देगा। इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स, वी कैन से दैट एनी वर्क हैज नॉट डन। भाई फोर्स लगा रहे हो लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मूव नहीं किया है, तो वर्क नहीं हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg is raised to a height of in this process how much work, अगेन सेम पैटर्न क्वेश्चन। mg तो 5 into g यहाँ लेने बोला 9.8 into h is 10, तो दिस इज 98 जूल। ठीक है, बर्डन बाय ग्रेविटी पूछता तो माइनस में आ जाता। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg is raised to a height of what will be the value of burden with the force of gravity। लिसन, उठा रहा है लेकिन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है, वर्क डन ग्रेविटी के कारण, तो क्या आता है, ग्रेविटी नीचे रखता है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर, तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस mgh, यही ध्यान देंगे, है ना। तो माइनस m इज 5 kg, g इज 10 लेने के लिए कहा है, और h दिया है 4, तो दिस इज 5 4 20 10, तो दिस इज माइनस 200 जूल। दिस इज द आंसर डियर फ्रेंड्स, डी। देन 49th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg इज रेज्ड टू व्हाट विल द बर्डन एट द फोर्स ऑफ, अगेन माइनस mgh, क्योंकि ग्रेविटी के कारण पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 20, और g की वैल्यू आ जाएगी, कुछ दिया नहीं है, 10 ले लीजिए, क्योंकि 9.8 रखेंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और h है दैट इज 2, तो दिस विल बी एक्चुअली माइनस 400 जूल। ठीक है, बर्डन बाय द व्हाट इज द बर्डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये माइनस में आना चाहिए, ऑप्शन में माइनस नहीं था, करेक्शन कर लेंगे, माइनस में आएगा, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। नेक्स्ट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर डियर फ्रेंड्स। प्लीज आप सिंसियरिटी से पढ़िए, वर्क का पार्ट 1 देखिए, फिर वर्क का पार्ट 2 देखिए, तब जाके पूरा वर्क और एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और अच्छे से एक एक स्लाइड्स को बार बार रिपीट करके पॉज करके देखिए, क्योंकि पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें, और फिर फाइनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें। तो आपने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने जल्दी बन रहे थे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए। सो थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।